हे गाइस, आयुष गुरका और आज वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट। आज हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला वाला लेक्चर बहुत ही जरूरी है, अगर वो नहीं देखा हो तो वो देख लेना, उसकी हर चीज अब यूज होने वाली है। मैं जहां भी बोलूंगा रैंडम वेरिएबल, तुम्हें याद आना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। मैं जहां भी बोलूंगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तुम्हें याद आना चाहिए कि ये क्या होता है। अगर तुम्हें ये क्लियर रहेंगे ना तीन वर्ड्स, तुम्हारी पूरी प्रोबेबिलिटी सही आने वाली, क्योंकि हर जगह ये यूज होगा और तुम्हें अगर ये वर्ड्स क्लियर होंगे तो तुम्हें सब क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी पुरानी कोई भी वीडियो देखनी हो, वो वाली वीडियो देखनी हो तो अभी आई टैब पे दिख रहा होगा, वहां से तुम देख सकते हो। ठीक है, वो देख लेना, 20 मिनट की है, बट एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करी है मैंने उसमें। ठीक है, हाँ, तो एक बार छोटा सा रिवीजन तो दे देता हूँ कि रैंडम वेरिएबल क्या बताया था मैंने। रैंडम मतलब कोई भी रैंडमली एक पॉसिबल वैल्यू चूज करना। वेरिएबल मतलब वो जो वैल्यू है वो वेरिएबल हो सकती है, मतलब वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है। ठीक है, इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ना हो तो वहां देख लेना। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या डिफरेंस था। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल था जो कि फाइनाइट नंबर में होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल था जो कि जिसमें रैंडम वेरिएबल इनफाइनाइट वैल्यूज लेता है। ठीक है, और अच्छे से क्लियर करना हो तो पुराने वीडियो देख लेना। बाकी अब वो वर्ड्स यूज होंगे बहुत ज्यादा, तो क्लियर रखना चीजों को। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इफ x इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल that takes values x1 x2 x3 such that p of x1 equals to pi equals to pxi, then pi is called a probability mass function। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम अगर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो जो फंक्शन फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, इसकी दो कंडीशंस होती हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। पहली कंडीशन, जो हमारी प्रोबेबिलिटीज होंगी वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रिमेंबर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये दोनों। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जो हमारी प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा फंक्शन कहलाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्लियर है, दो चीजें याद रखना बस। हमारी जो प्रोबेबिलिटी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, दूसरी चीज जो हमारी प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, अगर इसमें हम क्या कर रहे थे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले रहे थे, अगर मैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल लूंगा तो वो कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसे पढ़ लेते हैं। x इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल सच दैट p ऑफ x minus 1/2 dx is less than equals to x is less than equals to x plus 1/2 dx। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंटीन्यूअस वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है जो x minus 1/2 x से x plus 1/2 x के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x minus 1/2 x और x plus 1/2 x। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू में 5 ले लेता हूं, 5 minus 1/2 कितना होगा, 5 2 10, 9/2, और 5 ले लेता हूं यहाँ पे तो 5 plus 1/2 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 11/2। तो 9/2 से 11/2 के बीच में बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। जब हम उन पॉइंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम उसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सॉरी, उस पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी का एक फंक्शन निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर है, तो इसलिए यहां पे ये लिखा है इफ x टेक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसलिए तो हम कंटीन्यूअस बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे कंटीन्यूअसली बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। क्लियर है, तो इसलिए अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वापस से बता देता हूं, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर्म करता है। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर्म करता है। ठीक है, इन दोनों की अपनी अपनी कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की p ऑफ x है, मतलब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और उनका सम 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जो इसके लिए है ना, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए, ये दोनों सेम ही है। देखो ढंग से, इधर जो हमारा फंक्शन आएगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो हमारा इंटीग्रेशन होगा rx fx dx वो 1 होना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, समेशन रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली बहुत सारी चीजों का सम करना होता है, बहुत ज्यादा चीजें होती है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब हम फंक्शन को रियल वैल्यूज के लिए, जितनी भी वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में है उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सम अप करेंगे, तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, बस ये डिस्क्रीट के लिए इसलिए यहाँ पे ये समेशन है, ये कंटीन्यूअस के लिए मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। जब बहुत सारी वैल्यूज का सम करना होता है तो हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन fx dx 1 हो गया। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी फंक्शंस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये दोनों क्लियर हो गया ना तो आगे की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज आता है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे इक्वल है दोनों, यहाँ पे नहीं है इक्वल, इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस इतना याद रखना, ए से बी के बीच में अगर किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, चाहे वो इक्वल हो या ना हो, उसका फॉर्मूला होता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? ये चार कंडीशन याद रखो, चार मत छोड़ो, सिर्फ तीन कंडीशन याद रखो। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, उसका समेशन 1 होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो समेशन होगा, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो वो इंटीग्रेट होगा। और एक ये फॉर्मूला याद रखना। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अभी ये और ये देख लिया अपन ने, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। बस द ओनली डिफरेंस इज, इन दोनों में डिफरेंस यही है, डिस्क्रीट के लिए होता है, ये रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले कुछ चीजें हैं वो लिख के रख लो, ठीक है? पहली बात, अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ भी दिया हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, मतलब हमें क्या निकालना है? अगर वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस याद होना चाहिए क्या होते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो फाइनाइट नंबर में होते हैं, जिन्हें काउंट कर सकते हैं, और कंटीन्यूअस जो इनफाइनाइट नंबर में होते हैं, ठीक है? तो अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग, और कुछ भी बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, तो हमें क्या करना होता है? हमें x और p ऑफ x निकालना होगा डिस्क्रीट के केस में। 0 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज दी है उस पे इसकी क्या वैल्यूज आ रही है, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर डिस्क्रीट। सेकंड, अगर हमें कंटीन्यूअस दिया है तो हमें फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तो f ऑफ x इक्वल्स टू कुछ वैल्यूज आती जाएंगी यहाँ पे, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है? ये दोनों, ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। ये चीजें ध्यान रखो, क्वेश्चन में लिखा रहता है तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर वो बोले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो हम कुछ ऐसा करेंगे। अगर सेकंड थिंग वो बोले चेक इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि चेक करो कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो क्या होती है भाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशन? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशन होती थी कि प्रोबेबिलिटी हमारी xi की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती थी समेशन x इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, सॉरी i इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी p ऑफ xi इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है? ये होती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशन। ये सब चीजें नोट डाउन कर लो, नोट्स में गिवन है, बट अभी नोट डाउन करो तो तुम्हें याद रहेगा। कॉपी खोल के बैठा करो जो दिए देखते हो, ठीक है? तो अभी नोट डाउन कर लो तो याद रहेगा यार, अच्छी बात है। नेक्स्ट थिंग, अगर क्वेश्चन हमें बोल रहा है चेक इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा? f होता था यहाँ पे, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए x बिलोंग्स टू r के लिए, यहाँ पे xi बिलोंग्स टू r कर देना, ठीक है? r मतलब रियल नंबर्स के लिए। और दूसरी चीज, इंटीग्रल r ऑफ x f ऑफ x इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, मतलब जो भी हमें इंटरवल दिया उसमें इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए, ठीक है? इंटीग्रेशन f ऑफ x, इंटीग्रेशन r ऑफ x f ऑफ x इक्वल्स टू 1, ये होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कंडीशन। तो क्वेश्चन में ये भी लिखा सकता है चेक इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है? दूसरी चीज हो गई, ये तीसरी चीज हो गई है ना, ये थर्ड थिंग थी। चौथी और लास्ट थिंग, अगर क्वेश्चन में बोले चेक डज इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, अब उसने ना ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला ना ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला, अब क्या करोगे? तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में ही लाया करते हैं। मैंने अभी बताया था ना कि बस डिफरेंस इतना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट के लिए होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटीन्यूअस के लिए होता है। तो अगर क्वेश्चन में बोला है चेक इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुम सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखोगे कि ये कंटीन्यूअस है या डिस्क्रीट है। अगर डिस्क्रीट है तो हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशंस देखेंगे, अगर कंटीन्यूअस है तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएंगे। क्लियर हुआ करना क्या होता है? अगर तुम्हें ये चीजें क्लियर है तो आने वाले सब क्वेश्चंस बन जाएंगे तुमसे। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बस ये चार चीजें याद रखना। पहला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई करानी है। तीसरा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई करानी है। और चौथा, अगर वो बोले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करो, तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि डिस्क्रीट है या कंटीन्यूअस है। अगर डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी मास के लिए सॉल्व करेंगे, अगर कंटीन्यूअस है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लूंगा तो मैं सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल is defined as p of x equals to 0 given है, p of x equals to 1 given है, p of x equals to 2 given है। पहले उसने बोला प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसे पढ़ते से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद रैंडम वेरिएबल बोले ये तो कोई बात ही नहीं है। तो पहला बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो हमें पता है अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो समेशन ऑफ p ऑफ xi इक्वल्स टू 1 होगा,
होगा कि नहीं? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशंस ही दो थी, तो ये अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है समेशन, मतलब जो भी हमें प्रोबेबिलिटीज दी हैं उनका सम 1 के बराबर होगा। तो लिख लो प्रोबेबिलिटीज का सम 3c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 10e स्क्वायर प्लस 5c माइनस 1 इक्वल्स टू 0, नहीं सॉरी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको अपन सम अप कर देते हैं। -7c स्क्वायर प्लस 9c माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 7c स्क्वायर माइनस 9c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्प्लिट हो रहा है कि 7 टू 14, हाँ 7c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 7c कॉमन लेंगे तो c माइनस 1 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे c माइनस 1 बचेगा, तो 7c माइनस 2 और c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे c की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 2/7 और c इक्वल्स टू 1 आएगा। दो वैल्यूज आ रही है, कौन सी लेना है अपने को ये सोचो। अब अगर c इक्वल्स टू 1 लेता हूं तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, 3। किसी की प्रोबेबिलिटी 3 हो सकती है क्या? पहली क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, तो 1 तो पॉसिबल है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 को रिजेक्ट कर देंगे, c 2/7 आ जाएगा। तो हमारी c की वैल्यू आ गई 2/7। नेक्स्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0 एंड 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बट ऐसा करने का बिल्कुल इजी तरीका है, मैं बता रहा हूं। सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0x लेस देन 2a निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, बहुत आसान है, बट इतना ध्यान रखना कि जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो कम हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 इज ऑलरेडी अकर्ड। इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पड़ेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0 एंड 2 निकालनी है व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बोल दिया कि x ग्रेटर देन 0 तो हो चुका है, मतलब सैंपल स्पेस हमारा सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए होगा। ये मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बहुत लंबा सुनाने के बाद समझाया था तुम्हें, ये चीजें मैंने इसलिए बहुत अच्छे से क्लियर करी थी। अगर क्लियर नहीं हो तो फर्स्ट वीडियो देख लो प्लीज। ठीक है, तो p ऑफ 0 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा, ये p ऑफ 0 से 2 के बीच में p ऑफ 0 के आगे बना जाएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 ही होगा बस, और क्या। p ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या है, 4c माइनस 10c स्क्वायर। 4c, c की वैल्यू कितनी है 2/7, तो 4 2 8/7 माइनस 10c स्क्वायर 40/49। ठीक है, तो 8 7 56, 16/49 आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 में क्या आ जाएगा, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 1 तो अपना 16/49 आ रहा है, और p ऑफ x इक्वल्स टू 2 कितना होगा, 5c माइनस 1। c की वैल्यू है 2/7, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 5 2 10/7 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, 70 70 प्लस 86, 86 माइनस 49, 86 माइनस 49, ये तो 37 है, 37/49। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, एक सेकेंड, हाँ, p ऑफ 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2 अपॉन x ग्रेटर देन 0 इज इक्वल्स टू 16/49 अपॉन 16/49 इसके लिए आया था, इसके लिए आया था 37/49, तो हमारा हो जाएगा 16/37 आंसर। क्लियर हुआ कैसे करना होता है? ये वाली चीजें बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो अभी क्लियर कर लो। ठीक है, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकाली, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी निकाली और दोनों को डिवाइड कर दिया। क्लियर है? चलो अब अपन देख लेते हैं थर्ड, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x मतलब मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और डिस्क्रीट साफ साफ दिख रहा है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो हमें x की वैल्यूज पे p ऑफ x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या क्या गिवन है, 0 1 और 2, 0 1 और 2। तो 0 के लिए p ऑफ x इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा 3c स्क्वायर है, मतलब 3 इंटू 4/49, 3 4 12, तो 12/49, क्योंकि c की वैल्यू c की वैल्यू 2/7 है ना, तो c की वैल्यू रख दी मैंने वहां पे, तो 3c स्क्वायर मतलब 12/49। अब x इक्वल्स टू 1 के लिए 4c माइनस 10c स्क्वायर है, मतलब ये अपन ने अभी निकाला था ना शायद 16/49, x इक्वल्स टू 1 के लिए निकाला था ना मैंने, तो यही लिख देते हैं 16/49। x इक्वल्स टू 2 के लिए क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 के लिए 10/7 माइनस 1, x इक्वल्स टू 2 के लिए मतलब 5c माइनस 1 है ना, तो c की वैल्यू कितना है 2/7 माइनस 1, 10/7 माइनस 1 डेट इज 3/7।
ठीक है, 5 2 10, 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3/7। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था। क्लियर हुआ एक एक चीज क्वेश्चन में हमने क्या किया है? अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लेना, बट क्लियर कर लो। कुछ क्वेश्चन क्लियर करोगे तो मैं आगे का सब क्लियर हो जाएगा। तब एक और क्वेश्चन देखते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x = x e⁻x² फॉर x > 0 एंड इट इज 0 फॉर अदरवाइज, मतलब किसी भी केस में 0 होगा। तो पहली चीज हमें प्रूव करनी है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ मतलब हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होता। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर लिख भी रहे हैं तो पीडीएफएस लिखते हैं, ठीक है। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताना है अपने को ऐसे, तो दोनों कंडीशंस लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की f(x > 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती थी r(x f(x) = 1 होना चाहिए। याद आया? मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया था कि ये बहुत काम आने वाले हैं। तो f(x > 0), तो x > के लिए ये ग्रेटर ही होगा। देख लो, x e⁻x² फॉर x > 0, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पॉजिटिव होगा, हेंस f(x > 0, ठीक है। यही लिख के आना इंग्लिश में, फॉर ऑल x > 0 x e⁻x² इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, हेंस f(x > 0, इसका आंसर ही हो जाएगा। और ये 0 है तो वो तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन f(x = 1), इंटीग्रेशन r(x f(x = 1). r(x) मतलब क्या होता है? -∞ to ∞ f(x = 1), ये प्रूव करना है अपने को। इंटीग्रेशन -∞ to ∞ f(x) dx हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to ∞ x e⁻x² dx, ठीक है। 0 to ∞ क्या हो गया? क्योंकि फंक्शन सिर्फ 0 to ∞ में डिफाइन है, बाकी टाइम फंक्शन 0 है तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो -x² इक्वल्स टू t सपोज कर लेते हैं, तो -2x dx अपॉन 2 इक्वल्स टू dt हो जाएगा, तो x dx इक्वल्स टू -dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना x 0 है तो t भी 0 होगा, x इन्फिनिटी है तो t -∞ है, तो ये -e⁻t dt, ठीक है। जब हम इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, t की जगह ये रख दिया अपन ने और x dx की जगह -dt पुट कर दिया, तो अपने को ये मिल जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -e⁻t की e⁻t होगी 0 to -∞, माइनस ऑफ -∞ पे 0 होगा, 0 पे 1 होगा, तो हो जाएगा 1। हेंस ये प्रूव हो गया कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, क्योंकि ये पूरे में ग्रेटर देन 0 है और इसकी प्रोबेबिलिटी rx में 1 भी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है फाइंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है और कंटीन्यूअस वेरिएबल है, तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा वो एक फंक्शन के फॉर्म में आएगा, मतलब वो कुछ f(x = कुछ आएगा, है ना? ऐसा बताया था ना मैंने? नहीं। तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, जो हमारा f(x) है उसे इंटीग्रेट करेंगे rx में, तो ये हो जाएगा 0 से x f(x) 0 से x मतलब ग्रेटर देन 0 में कितनी है? x e⁻x² dx, ठीक है। यही है हमारा f(x). चलो तो कर देते हैं, बहुत आसान है। तुम बोलोगे भैया 0 to इतना करना चाहिए था ना, 0 to ∞ करना चाहिए था, वो तब करते जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ओवरऑल। यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, तो हम इसे 0 to x इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर है। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे भाई सेम चीज लगेगी, -x² को मैं t सपोज कर लूंगा, -2x dx अपॉन 2 इक्वल्स टू dt आ जाएगा, तो x dx इक्वल्स टू -dt आ जाएगा। ये चीज यूज करेंगे तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी है? जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू x है तो t की वैल्यू -x² है, और ये आ जाएगा -e⁻t dt, क्लियर है। e⁻t की इंटीग्रेशन e⁻t होती है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ e⁻t 0 to -x²2। जब इसमें अपन लिमिट्स पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ e⁻x² -1, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 e⁻x²2, ये अब आ रहा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमें एक फंक्शन निकालना होता है, तो ये हमारा पर्टिकुलर फंक्शन आ गया। क्या आ गया? 1 e⁻x²2। क्लियर हुआ कैसे करना है ना? इजी सिंपल। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रूव करना था, तो ये कंटीन्यूअस था, तो कंटीन्यूअस की मैंने दोनों कंडीशंस को प्रूव करा। दूसरे में फाइंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये कंटीन्यूअस था, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक फंक्शन की ही फॉर्म में आएगा, तो अपन ने उस फंक्शन को कैसे निकालते हैं, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to x में, मतलब -∞ to x में करना चाहिए,
बट आर एक्स में इसलिए लिखा है पूरे रियल नंबर्स, बट हमारा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो तो फंक्शन जीरो है, बस जीरो से कोई पॉजिटिव वैल्यू तक डिफाइन है, तो हमने जीरो टू एक्स ले लिया, उसे इंटीग्रेट करा, आंसर आ गया 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if random variable takes value 1 2 3 4 such that 2p of x equals to 1 equals to 3p of x equals to 2 equals to p of x equals to 3 equals to 5p of x equals to 4 then find the probability distribution। इस क्वेश्चन में हमें बोला है probability distribution फाइंड करो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें, हम ये देखेंगे कि ये probability mass फंक्शन है या probability density फंक्शन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। तो साफ दिख रहा है 1 2 3 4 काउंटेबली वैल्यू, फाइनाइट वैल्यूज के लिए हमें रैंडम वेरिएबल दिया है, मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मतलब ये probability mass फंक्शन फॉर्म करना है, मतलब हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर्म होगा वो ऐसा होगा, क्योंकि डिस्क्रीट के लिए कुछ ऐसा होता था ना। हाँ चलो, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, बाकी इजी है, इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा लगाओगे तो आ जाएगा। हमें 2p ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 3p ऑफ x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 5p ऑफ x इक्वल्स टू 4 गिवन है। हम इन सब के इक्वल सपोज कर लेते हैं k, ठीक है। तो 2p ऑफ x इक्वल्स टू 1 किसके बराबर है, k के बराबर है। 3p ऑफ x इक्वल्स टू 2 भी k के बराबर है। p ऑफ x इक्वल्स टू 3 भी k के बराबर है। p ऑफ x इक्वल्स टू 4 भी 5p ऑफ x इक्वल्स टू 4 भी k के बराबर है। तो मैं p ऑफ x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू पूछूंगा तो ये k बाय 2 हो जाएगा, सिमिलरली ये k बाय 3 हो जाएगा, और ये तो k ही रहेगा, और ये k बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास p ऑफ x इक्वल्स टू 1 2 3 4 की वैल्यू है। तो हमें पता है कि रैंडम वेरिएबल ये वैल्यूज लेता है और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, हमें जो भी प्रोबेबिलिटीज दी है तो इन सब का समेशन हम 1 कर देंगे। तो k बाय 2 प्लस k बाय 3 प्लस k बाय 5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 6 6 5 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15k प्लस ये हो जाएगा 10k प्लस 30k प्लस 6k इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो रहा है, 15 30 40 40 और 15 45 45 और 6 51। तो k इक्वल्स टू आ जाएगा 30/51, ठीक है। अगर हमारे पास k की वैल्यू है, अगर हमारे पास k की वैल्यू है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। k की वैल्यू तो ये कितना आ जाएगा 15/51, ये कितना आ जाएगा 30, मतलब 10/51, ये कितना आ जाएगा 30/51, और ये कितना आ जाएगा 6/51, ठीक है। k की वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, x और p ऑफ x की वैल्यूज लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो x कितना है 1 2 3 4, और 1 पे वैल्यू है 15/51, इस पे वैल्यू हमारी 10/51, इस पे वैल्यू हमारी 30/51, और इस पे वैल्यू हमारी 6/51, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। काफी मच्छर हो रहे हैं, क्या ही बताऊं मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा है यार। चलो, तो क्लियर हुआ ये। चलो अपन हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a random variable x has probability density function fx equals to 2x for 0 to 1 and 0 otherwise, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो पहली प्रोबेबिलिटी है px less than 1/2। तो हमें पता था p of a to b x क्या होता था, a to b f of x इंटीग्रेट कर देते थे इसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x is less than 1/2 मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 1/2। अब ये देखो f of x dx, अब हमारा फंक्शन सिर्फ 0 से 1 के बीच में डिफाइन है, तो 0 से लेस देन सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन 0 है, तो ये पूरे इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगी, प्लस 0 to 1/2 f of x dx, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो गया, इसे करेंगे इंटीग्रेट 0 to 1/2 में, तो क्या आएगा वो देखते हैं, 2x dx, क्योंकि 0 to 1/2 में हमारा फंक्शन क्या है 2x है, 0 से और 1 के बीच में 2x है ना, तो 0 से 1/2 में भी 2x ही होगा। 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो x² बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। सिंपल था, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट है x इज बिटवीन 1/4 एंड 1/2, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 से 1/2 के बीच में 2x dx का, 2x का वही x² आएगा, लिमिट चेंज कर दो बस, 1/4 से 1/2 पुट कर दो, तो 1/4 माइनस 1/16 डेट विल बी 3/16, ठीक है। समझ आया ये कैसे किया, सिंपल, अपने को जो गिवन था इस फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/2 इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसे अपन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than 1/2 upon probability of x greater than 1/2,
ये निकाल के डिवाइड कर देंगे, ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लो तो तुम्हें समझ जाएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 1/2 है और ये 3/4 है। तो 1/2 से ज्यादा है तो 1/2 से ज्यादा और 3/4 से ज्यादा, मतलब 3/4 से ज्यादा में निकालनी है प्रोबेबिलिटी सिंपली। अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन इतना और इतना, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या चीज है इन दोनों में, ये वाला पार्ट कॉमन है ना, इसलिए अपन इसे कर देंगे 3/4 से 1 में इंटीग्रल 2x dx को, ठीक है, अपॉन x 1/2 से ग्रेटर में सिंपल 1/2 से 1 2x dx। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऊपर x² जो कि 3/4 से 1 में है और नीचे x² जो कि 1/2 से 1 में है। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 - 9/16, 1 - 9/16 विल बी 7/16 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 - 1/4, 1 - 1/4 विल बी 3/4, ओके। सो 4 1 जा 4 4 जा, तो ये हो जाएगा 7/12। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 7/12। क्लियर हुआ ये कैसे किया, सिंपल था ना। अपन ने ऊपर वाले के प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन अपॉन नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी लिख दी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, P/A/B इक्वल्स टू होता था P/A*B अपॉन P/B। क्लियर है। इससे याद आया कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट निकलवा दिया था, डायरेक्ट मत निकालना, गलती होने के चांसेस है। थोड़ा सा एक सेकंड देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, P/0 is x is 2 upon P/x is greater than 0, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो अपन ने किया वो सही था बट वो कहीं गलत हो सकता है, इसलिए अपन सही करेक्ट सॉल्यूशन है वही करते हैं। x 2 इंटरसेक्शन x greater than 0 अपॉन P/x greater than 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन का अपॉन ये। तो इंटरसेक्शन का क्या आएगा वो तुम लोग चेक कर लेना, x greater than 0 और ये भी x greater than 0 मतलब 0 से 2 के बीच में ही निकालनी है। बट ऐसा लिखोगे तो क्लियर रहेगा तुम्हें और कभी गलती नहीं होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में। समझ आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। इस वाले को कर लेते हैं हम, इस वाले को करेंगे तो क्या आएगा चेक करते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है P/x greater than 3/4, x less than 3/4 अपॉन x greater than 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे अपन, P/x less than 3/4 इंटरसेक्शन x greater than 1/2 अपॉन P/x greater than 1/2। इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ऐसी लाइन खींच लिया करो, बहुत इजी होता है। ये 1/2 है, ये 3/4 है, ठीक है। x less than 3/4 मतलब ये, x greater than 1/2 मतलब ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट। तो अपना हो जाएगा 1/2 से 3/4 f(x) dx अपॉन नीचे x greater than 1/2 मतलब सिंपल 1/2 से 1 f(x) dx। f(x) की वैल्यू क्या है हमारी 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x dx और यहाँ भी हो जाएगा 2x dx। डस्टर कहाँ गया यार, हाँ चलो देख लेंगे। ये आया 2x dx, तो 1/2 से 1 में इंटीग्रेट कर देंगे, 1/2 से 3/4 में इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऐसे करेंगे तो ये x² 1/2 से 3/4 आ जाएगा और ये आ जाएगा x² 1/2 से 1 में। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मेन कंसेप्ट समझ आया। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद ये था कि तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो समझ आए। कभी गलती मत करना, वो फर्स्ट में मैंने डायरेक्ट बता दिया था, वैसे डायरेक्टली मत करना, गलत होने के चांसेस है, ठीक है। तो क्या करना होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जो दिया है उसे इस फॉर्म में लिखेंगे अपन। फॉर्मूला याद रखो, बस तुम फॉर्मूला याद रखो और सॉल्व करो। P/A अपॉन B होता है P/A इंटरसेक्शन B अपॉन P/B। तो जो A और B दिया है इसका इंटरसेक्शन लिखो यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो लिख दो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखो और इसकी प्रोबेबिलिटी लिखो। अब उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अगर डिस्क्रीट है तो इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, अगर डिस्क्रीट है तो इंटरसेक्शन बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर कंटिन्यूअस है तो ऐसा तुम अपना इंटरवल बनाना और ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी और करेक्ट समझ आएगा, ठीक है। ऐसे करके कर लेना, इंटरवल बना के फटाक से हो जाएगा। तो समझ आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। प्रैक्टिस करना है इनकी, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा। तो अब यार मैं होमवर्क लिख रहा था, फिर मैंने नोट्स में देखा कि जो नोट्स में क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन लिखे वो काफी बड़े बड़े। तो नोट्स में जाना और नोट्स में 4 क्वेश्चंस और दे रखे मैंने, इनके अलावा 4 और दे रखे हैं, वो सॉल्व करना, उनका सॉल्यूशन उसके बाद देखना, फिर तुम अपना चेक करना, तो तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। वहां पे देख लेना, वहां पे 4 क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में, अब तुम्हें समझ आने लगा होगा, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी हुई है, वहां पे मेरे को DM कर देना या कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी बस और क्या, इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।